हेलो, नमस्कार। आज ये समष्टि अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है स्फीतिकारी अंतर इन्फ्लेशनरी गैप। ये हम जो केनीजियन थ्योरी पढ़ रहे थे उसकी कीन्स का रोजगार सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसी में ये आगे एक सब टॉपिक है जो कभी कभी आपसे 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। इसलिए आप थोड़ा मैंने सोचा इसको भी पढ़ लिया जाए। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि स्फीतिकारी अंतर या इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। देखो, स्फीतिकारी अंतर की धारणा को समझना उपयोगी है क्योंकि इन्फ्लेशनरी जब सिचुएशन होती है तो केन्स ने जब अपना सिद्धांत दिया था अपने 1930s में, तो उस टाइम डिफ्लेशनरी सिचुएशन भी थी, मतलब मंदी की स्थिति से उभरने के लिए केन्स ने अपना सिद्धांत दिया था। लेकिन जो केन्स का सिद्धांत था वो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए भी उतना ही कारगर है। अब यहाँ पर किसी देश की अर्थव्यवस्था का संतुलन पूर्ण रोजगार के स्तर पर तब निश्चित होता है जबकि समस्त मांग अथवा कुल व्यय, समस्त मांग एग्रीगेट डिमांड या कुल व्यय एक ही बात है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, पूर्ण रोजगार के स्तर पर राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर हो। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट प्रोडक्शन या एग्रीगेट सप्लाई। तो हम क्या बोलेंगे, ये इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है। ऐसा तब होता है जब देश में निवेश की मात्रा पूर्ण रोजगार के स्तर पर राष्ट्रीय आय में होने वाली, अब देखो, पूर्ण रोजगार के स्तर पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ऐसा कब हो सकता है, जब निवेश बचत के बराबर हो, क्योंकि आय का एक भाग कंज्यूम किया जा रहा है, एक बचत किया जा रहा है। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का पार्ट हो गया। एग्रीगेट डिमांड में हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन प्लस ये जब जितनी सेविंग हुई है इतनी कितनी इन्वेस्ट हो जाएगी, तो ये दोनों बराबर होंगे। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब हम एक डायग्राम लेते हैं। OF हमारा क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है इस डायग्राम में। OF राष्ट्रीय आय पर संतुलन तब होगा जब समस्त मांग, यहाँ पर देखो 2 सेक्टर में C+I लेते हैं, जब 3 सेक्टर मतलब गवर्नमेंट को भी इसमें इन्क्लूड करते हैं तो C+I+G, और जो हम फॉरेन सेक्टर को भी 4 सेक्टर करते हैं तो हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। C+I+G, C क्या है, उपभोग डिमांड, ये निवेश डिमांड, ये सरकारी व्यय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये वैसे अपनी एग्जैक्ट एग्रीगेट डिमांड होती है। लेकिन यहाँ पर हमने 3 सेक्टर में सिर्फ ये लिया है क्योंकि वह फॉरेन सेक्टर या विदेश सेक्टर को नहीं इंक्लूड किया। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I+G। ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, दिस वन, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट या पूर्ण रोजगार का बिंदु है जहाँ पर ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व को काट रहा है ई पॉइंट पे, मतलब ये इक्विलिब्रियम का बिंदु है। चूँकि सभी उत्पादन साधनों को पूर्ण उपयोग अथवा रोजगार प्राप्त है, यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट पे YF की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी साधन हैं सबको रोजगार प्राप्त है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं पूर्ण रोजगार का बिंदु है अथवा रोजगार प्राप्त, इसलिए इससे अधिक उत्पादन बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। तो जब सभी साधन, जितने भी इकोनॉमी में साधन थे, सबका उपयोग कर लिया है और उन सबका उपयोग करके जो उत्पादन हमें प्राप्त हो सकता था, ये हमारा वो लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल। अब इसके बाद में हमारे पास उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता नहीं है, मतलब जितनी एक्सेस कैपेसिटी थी वो खत्म हो चुकी है। पूर्ण रोजगार का मतलब यह है अब हम अधिक उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में अब यदि समस्त मांग पूर्ण रोजगार की राष्ट्रीय आय OF को सुनिश्चित करने वाली समस्त मांग YFE से अधिक है, यदि एग्रीगेट डिमांड क्या हो, अब अचानक से किसी कारण से निवेश मांग बढ़ जाए, कंजप्शन डिमांड बढ़ जाए या सरकार एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, तो क्या होगा, ये एग्रीगेट डिमांड कर अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, C+I+G डैश। सरकार इस तरह की नीति लाए जिसकी वजह से सरकारी व्यय भी बढ़ जाए या निवेश बढ़ जाए, दोनों ही बढ़ेंगे तो उपभोग भी बढ़ेगा मल्टीप्लायर या एक्सीलरेटर के प्रभाव से। तो ये क्या होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे गुणक क्या है, त्वरक क्या है। अब देखो, उदाहरण के लिए यदि YFD है, तो यदि यह है जो समस्त मांग क्या है YFD, तो इससे संतुलन OYF पर स्थापित नहीं होगा, OYF पर संतुलन स्थापित नहीं होगा, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर संतुलन नहीं होगा। कहाँ पर होगा,
देखो यहाँ पर तो होगा नहीं, अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, इस पॉइंट पे, आर पॉइंट पे। तो हमें जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हमें यहाँ पर एक Y2 पॉइंट पर संतुलन मिल रहा है। समस्त मांग के पूर्ण रोजगार पर संतुलन स्थापित करने के लिए आवश्यक समस्त मांग से ED अधिक होने के कारण राष्ट्रीय आय का संतुलन OYF से अधिक स्तर पर होगा। चूंकि OYF पूर्ण रोजगार का स्तर है, इसलिए इससे अधिक वास्तविक उत्पादन तो बढ़ नहीं सकता। अतः अतिरिक्त वास्तविक उत्पादन तो नहीं बढ़ेगा। अब क्या होगी, सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू बढ़ेगी इनकी। अतः अतिरिक्त समस्त मांग ED के कारण वास्तविक उत्पादन तो नहीं बढ़ेगा, परंतु कीमत स्तर में वृद्धि हो जाएगी, जिससे OYF उत्पादन का मुद्रा मूल्य बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, OYF पॉइंट क्या था, पूर्ण रोजगार का बिंदु था। अब सरकारी नीतियों के कारण क्या हुआ, इस तरह से हुआ कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व था ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया। अपवर्ड शिफ्ट हो गया मतलब एग्रीगेट डिमांड, हमारी जो टोटल प्रोडक्शन था एग्रीगेट सप्लाई से अधिक हो गया। इस पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई तो इतनी है, एग्रीगेट डिमांड इतनी है, ED के बराबर। अब यहाँ पर जो हमें संतुलन मिलेगा वो OY2 पॉइंट पर मिलेगा। यहाँ पर क्या है, R बिंदु पर अर्थव्यवस्था संतुलन में। तो यहाँ पर देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद वार्षिक उत्पादन तो नहीं बढ़ सकता, तो Y2 लेवल सिर्फ हमारे कीमत स्तर बढ़ने के कारण हमारी उत्पादन के मौद्रिक मूल्य में सिर्फ वृद्धि को बता रहा है, बजाय वास्तविक उत्पादन तो इतना ही है। अब पहले भी 100 ही वस्तुएं उत्पादित कर रहे थे, लेकिन उसका जो प्राइस था वो 10 रुपये था, तो हमारा कुल राष्ट्रीय उत्पाद कितना था, 1000 के बराबर। अब क्या हुआ, अभी भी 100 ही का ही उत्पादन हो रहा है, क्योंकि ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट या पूर्ण रोजगार पर हमारा उत्पादन का स्तर था। लेकिन अब क्या हुआ, प्राइस बढ़कर 20 रुपये हो गई। तो अब हम वैसे तो कह रहे हैं हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो कितनी बढ़ गई है, 2000, लेकिन वास्तविक उत्पादन तो अभी भी 100 ही है, पहले भी 100 ही था, क्योंकि वो उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। तो ये जो 10 से 20 रुपये जो हुआ है, ये इन्फ्लेशनरी गैप है, प्राइस है। अब देखो, पूर्ण रोजगार की राष्ट्रीय आय पर संतुलन के लिए आवश्यक समस्त मांग YFE में से अतिरिक्त मांग ED को स्फूर्तिकारी अंतर की संज्ञा दी जाती है। अब जो ये है, ये हमारा पूर्ण रोजगार का स्तर है, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो इसी पर रहेगी, इससे आगे तो बढ़ नहीं सकती। हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी, YFE होनी चाहिए थी, लेकिन EOD ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप। दिस इज़ द इन्फ्लेशनरी गैप, स्फीतिकारी अंतर, क्योंकि इसी अतिरिक्त समस्त मांग के कारण ही कीमतों में वृद्धि होती है। अब ये जो मांग अधिक थी ED के बराबर, इसके कारण ही क्या हुई, प्राइस में वृद्धि होने से हमारा जो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम यहाँ पर आया, जो अधिक सिर्फ वास्तविक उत्पादन जो उत्पादन है या राष्ट्रीय आय के सिर्फ मौद्रिक मूल्य में वृद्धि को बता रहा है, न कि वास्तविक उत्पादन में। ठीक है, यहाँ पर समस्त मांग YDF समस्त मांग वक्र बनाता है, जो 45 डिग्री सरल रेखा ओजोड़ को बिंदु R पर काटता है, जिससे राष्ट्रीय आय हो बढ़कर ON Y2 हो गई। ठीक है, ये ध्यान से समझना चाहिए कि OYF और OY2 पर वास्तविक उत्पादन की मात्रा समान है। दोनों पर वास्तविक उत्पादन, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया 100, दोनों जगह 100 है। केवल कीमत के बढ़ने के कारण मुद्रा मूल्य में राष्ट्रीय आय बढ़कर OY2 हो गई। ठीक है, दोनों जगह ही, यहाँ भी 100 वस्तु का ही हो रहा है, यहाँ भी 100 वस्तु का हो रहा है, लेकिन कीमत में अंतर है। या 10 रुपये हमने एग्जाम्पल लिया, 20 रुपये। ठीक है, ये जो था अब स्फीतिकारी अंतर है, इसको जब पहली बार जब केन्स ने ये बुक लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी में, इसकी विवेचना नहीं की थी उसमें, क्योंकि मंदी और अविस्फीति से लड़ने के लिए समस्या से जूझ रहे थे, तो उससे संबंधित सुझाव दिए। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के समय जब इस तरह की स्थितियां सामने आई, इन्फ्लेशनरी समस्या सामने आई, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई का सर्कुलेशन हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ा था युद्ध के दौरान, तो सरकारी व्यय भी बढ़ा और मौद्रिक व्यय भी बढ़ा। तो मुद्रा की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ने से इकोनॉमी में क्या हुई, मुद्रास्फीति की समस्या आ गई, और प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा था। जो एक्सपेंडिचर था वो अनप्रोडक्टिव था, तो यदि प्रोडक्टिव होता तो उसकी तुलना में उत्पादन भी बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनप्रोडक्टिव होने के कारण या अनुत्पादक व्यय होने के कारण कुल पूर्ति उतनी बढ़ नहीं पाई, इस वजह से मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ रही थी। तो उस दौरान केन्स ने स्फीतिकारी अंतर की धारणा को प्रस्तुत किया और इसको दूर करने के उपाय भी बताए। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्फीतिकारी अंतर को दूर करना, क्लोजिंग इन्फ्लेशनरी गैप। अब यहाँ पर भी केन्स ने यही बोला कि सरकारी हस्तक्षेप द्वारा स्फीतिकारी अंतर को दूर किया जा सकता है। अब क्या करें, यहाँ पर भी गवर्नमेंट आए सामने, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे और इसको दूर करें। किस तरह से करें, जैसे अभी हमारे पास क्या है, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, दोनों ही नीतियाँ हैं।
सरकार के हाथ में पूर्णतः हम राजकोषीय नीति की बात करते हैं, जो सरकार के व्यय और कर से संबंधित नीति है। स्फीतिकारी अंतर पूर्ण रोजगार के स्तर पर उत्पादन की पूर्ति की तुलना में समस्त मांग के आधिक्य के कारण उत्पन्न होती है। उत्पादन की पूर्ति, क्योंकि अभी हमने बात की जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि पूर्ति उतनी हो नहीं पाई, मांग बढ़ रही थी। समस्त मांग के 3 मुख्य घटक है: उपभोग मांग, निवेश मांग और सरकारी व्यय। अभी हमने देखिए C+I+C, उपभोग मांग, निवेश मांग, सरकारी व्यय। अतः समस्त मांग के आधिक्य को कम करने के लिए उपभोग मांग, निवेश मांग और सरकारी व्यय को घटाना होगा। ये स्फीतिकारी अंतर क्यों आया? मांग के आधिक्य के कारण। अब सरकार को इस तरह से उपाय करने पड़ेंगे कि इस मांग को कम किया जा सके। उपभोग मांग को घटाने के लिए सरकार लोगों पर पहले से अधिक कर लगाएगी। सरकार क्या कर सकती है मांग कम करने के लिए? पहले से टैक्स 10% था, उसको बढ़ाकर 20% कर दे, लोगों के हाथ में पैसा कम बचेगा। वर्तमान की करों को दर को बढ़ा दे। करों के बढ़ने से समाज का उपभोग फलन वक्र, उससे क्या होगा? उपभोग फलन वक्र नीचे आ जाएगा, उपभोग कम हो जाएगी, उपभोग मांग कम होगी। दूसरा, निवेश मांग को कम करने के लिए क्या करेंगे? ब्याज दर को बढ़ा दिया जाए। मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति का उपयोग करते हुए ब्याज दर को बढ़ाकर या साख की उपलब्धि को घटाकर, पहले आपको 4% 5% पे लोन मिल रहा था, अब उसको बढ़ाकर 10 या 15% पे कर दिया, तो लोगों की जो निवेश के लिए मांग थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप एक बिज़नेस चलाने के लिए कुछ, आपको सपोज एक ट्रैक्टर खरीदना था, आप निवेश कर रहे हो किसी में, कुछ सोचा आपने कुछ, उसके लिए आप 10-15 लाख रुपए लेने वाले थे, वो 4% में मिल रहे थे। अब क्या हुआ? अब उसको बढ़ाकर सरकार ने 15% कर दिया, RBI ने। तो आप सोचोगे कि इस साल नहीं, अगले साल लेते हो, या अगले महीने या 2 महीने बाद खरीदूंगा जब ब्याज कम हो जाए। तो ब्याज की दर को बढ़ाकर भी निवेश मांग को सरकार कम कर सकती है। इसके अतिरिक्त जो अधिक महत्वपूर्ण है, सरकार अपने व्यय को, तीसरा क्या था पार्ट इसका? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार अपने व्यय में विशेषकर अनुत्पादक अथवा गैर विकासात्मक व्यय में कमी करके समस्त मांग को घटा सकती है। ठीक है। अतः उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय तथा सरकारी व्यय में कमी करके समस्त मांग वक्र जो हमारा ये है उसको हम नीचे शिफ्ट कर सकते हैं और इस स्फीतिकारी अंतर को दूर कर सकते हैं, जैसे ये इसमें। अब जब सरकार CIG तीनों में कमी करेगी तो ये हमारा वापस धीरे धीरे खिसकता वापस हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये तो थे कीनीजियन अर्थशास्त्रियों के विचार। अब इनके बाद में कुछ नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुए, मॉनेटरिस्ट हुए, मौद्रिक अर्थशास्त्री। ये उन्होंने बोला कि सरकार के इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये नव प्रतिष्ठित इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो विचारधारा है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समान ही है लगभग। तो इन जैसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सरकार के हस्तक्षेप की बात नहीं करते थे। उन्होंने बोला सरकार के हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट स्वयं अपने आप को रिकवर कर लेता है, वही इनकी विचारधारा थी। तो इन्होंने यही बोला कि सरकार के हस्तक्षेप करने या क्रियावादी राजकोषीय या मौद्रिक नीतियों की अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में देखा। उनका मत है कि अर्थव्यवस्था की संशोधनकारी तंत्र की कार्यप्रणाली द्वारा स्फीतिकारी अंतर स्वयं ही दूर हो जाएगा। अब ये स्वयं कैसे दूर होगा? स्वयं ऐसे दूर होगा, उसमें उन्होंने बोला कि यदि मार्केट में इन्फ्लेशनरी स्थिति है तो मांग की पूर्ति के लिए वर्तमान उत्पादन क्षमता को सामान्य से अधिक गहन रूप से प्रयोग किया जाएगा। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, महंगाई क्यों बढ़ी? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है और उत्पादन कम हो रहा है, पूर्ति कम है। तो जितने भी उत्पादन साधन हैं उनका एक्सटेंसिव या गहन रूप से उपयोग किया जाएगा, जिससे क्या होगा? प्रति इकाई लागत बढ़ जाएगी। धीरे धीरे जब उनका बहुत ज़्यादा अतिरिक्त उपयोग किया जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा? उनके जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। इसके अधिक मांग को पूरा करने के लिए पूर्ण रोजगार के स्तर से भी अधिक श्रमिकों को काम पर लगाया जाएगा। अब पहले से जितने लोग लगे हुए थे अब उनको ओवर टाइम करवा रहे हैं, नाइट ड्यूटी भी हो रही है, अब उनसे एक्स्ट्रा उनसे वर्क हो रहा है। तो अब एक्स्ट्रा वर्कर्स लगाएंगे तो एक्स्ट्रा उनको वेजेस भी देनी पड़ेगी। अब इससे क्या होगा? घर्षण बेरोजगारी, हमने एक बात करी थी फिलिप्स का जो पढ़ रहे थे कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर की हमने बात की थी, जिस दर पर कि 4 या 5% में संरचनात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, फिर भी हम उसको बेरोजगारी कहते हैं क्योंकि ये ऐसी बेरोजगारी है जो हर समय प्रिवेल देती है। जैसे एक जॉब छोड़ के आप जब दूसरी जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो उस बीच का जो टाइम पीरियड रहता है तो उसमें आप बेरोजगारी रहोगे, या फिर आप कुछ संरचना में परिवर्तन होने के कारण कुछ नए कौशल सीख रहे हो, उस दौरान भी आप बेरोजगार रहोगे। तो ये बेरोजगारी हमेशा प्रिवेल होती है। तो पूर्ण रोजगार के स्तर पर भी इन दोनों बेरोजगारी को तो कंसिडर किया जाता है। लेकिन जब इन्फ्लेशन जैसी स्थिति हो रही है पूर्ण रोजगार के स्तर पर, तो वहाँ पर ये घर्षण बेरोजगारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाता है कि हमारी बेरोजगारी नेचुरल रेट से भी कम आ जाती है।
अब श्रम शक्ति के लगभग 3 या 4% व्यक्ति घर्षण संबंधी कारणों से बेरोजगार रहने पर भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होना समझा जाता है, ये हमने पहले पढ़ा था। अतः पूर्ण रोजगार की स्थिति से अधिक घर्षणिक बेरोजगारी को काम मिल सकता है। पूर्ण रोजगार से भी पूर्ण रोजगार के स्तर में हम उससे ज़्यादा हम रोजगार दे रहे हैं ऐसे बेरोजगारों को जो पहले संरचनात्मक या घर्षणात्मक रूप से बेरोजगार थे। तो हमारी जो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर है वो भी बहुत कम हो जाएगी। अतः पूर्ण रोजगार की स्थिति से अधिक घर्षण बेरोजगारी को काम मिल सकता है, परंतु इस दिशा में अब जब हम एक्स्ट्रा यदि कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, पहले से ज़्यादा मजदूरी मांगेंगे कि हम काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले से हमने एक पढ़ेंगे आगे भी कि जो श्रम का सप्लाई कर होता है वो जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती जाती है वैसे तो ऊपर उठेगा, लेकिन अधिक मजदूरी दर पर वो बैकवर्ड बेंडिंग होने लगता है। अब उसको थोड़ा आराम पसंद आता है। अब वो पहले से 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहा है, अब आप उसको 13 14 15 घंटे के लिए बोलोगे तो वो बोलेगा मैं तभी करूँगा जब मेरी सैलरी बढ़ाओ। ठीक है, मैं 12 घंटे मेरे लिए इनफ है, अब मैं अपने आराम को त्याग रहा हूँ, मेरी नींद खराब कर रहा हूँ, तो मुझे 100 रुपये की जगह मुझे 150 रुपये चाहिए। ठीक है, तो मजदूरी दरें बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त पूंजीगत सहज सामान का अधिक गहन रूप से प्रयोग करने से सीमांत उत्पादकता घट जाती है। अब जो मशीनें हैं उनका भी आप पहले 12 घंटे उपयोग कर रहे थे, अब वो 24 घंटे उपयोग में आ रही है, तो धीरे धीरे उनकी जो घिसावट है वो बढ़ेगी। अब उनसे जो प्रति अतिरिक्त इकाई से जो उत्पादन होने वाला था सीमांत उत्पादन भी घटेगा, लेबर का भी सीमांत उत्पादन घटेगा, तो प्रति इकाई उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। इस कारण अब एक अतिरिक्त श्रमिक को एक तरफ से तो आपको मजदूरी ज़्यादा देना पड़ रही है क्योंकि वो ओवर टाइम कर रहा है 12 घंटे से ज़्यादा। अब जब एक ही व्यक्ति पहले 8 घंटे काम कर रहा था, 12 घंटे कर रहा है, अब उससे भी ज़्यादा कर रहा है, तो उसकी इफिशियंसी कम होगी, कार्यकुशलता कम होगी, तो वो उत्पादन दूसरी तरफ कम दे रहा है, एक तरफ उसको मजदूरी ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो क्या होगा, लागत बढ़ेगी। अतः मजदूरी की दरों तथा उत्पादन लागतों में वृद्धि के कारण वस्तु उत्पादन की कीमतें बढ़ा दी जाएगी। वस्तु उत्पादन की कीमतें बढ़ा दी जाएगी। वस्तुओं की ऊंची कीमतों के कारण लोगों के पास धन की क्रय शक्ति घट जाएगी। अब वस्तुओं की वापस ऊंची कीमतें हैं, उस दौरान क्या है, लोगों के पास परचेसिंग पावर कम हो जाएगी जो उनके द्वारा उपभोग मांग को कम कर देगी। अब वस्तु की इकाई लागत बढ़ी, उत्पादक या विक्रेता के पक्ष में तो हम देखेंगे कि लागत बढ़ गई तो उनका प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो फर्दर निवेश कम होगा। अब इधर क्या हुआ, कंजम्पशन डिमांड कैसे हुई, ऊंची कीमतों के कारण उनका जो वास्तविक आय थी या क्रय शक्ति थी वो कम हो गई। भले ही उनको वेजेस पहले से 100 से 150 मिल गई, लेकिन प्राइस क्या हुई, प्राइस 10% से बढ़कर 20% हो गए, प्राइस पहले से ज़्यादा बढ़ गए, तो उनकी जो उपभोग मांग है, क्रय शक्ति क्षमता है वो कम कर जाएगी। इसे पेटिंकन का वास्तविक नगद अधिशेष प्रभाव कहते हैं। नकद अधिशेष प्रभाव क्या हुआ कि वस्तु की कीमतें बढ़ने के कारण उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्या हुई, घट गई, जिसके कारण उपभोक्ता की मांग कम हो गई। उसको पेंटिंग ने कहा वास्तविक नगद अधिशेष प्रभाव या रियल बैलेंस इफेक्ट, तो ये होगा। इसके अतिरिक्त देश में कीमत स्तर के बढ़ने से निर्यात भी निरुत्साहित होंगे। यहाँ पर जैसे हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को शामिल नहीं किया है, लेकिन यदि हम फोर्थ सेक्टर को भी शामिल करें तो यदि महंगाई बढ़ने से क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर जैसे C+I+G+X-M। अब उपभोक्ता की वास्तविक आय कम होने के कारण कंजम्पशन धीरे धीरे कम होने लगेगा, और क्योंकि वस्तुएं बहुत ज़्यादा महंगी हुई है तो हमारा एक्सपोर्ट भी कम होगा, निर्यात कम होगा, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारी वस्तुएं बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। इसके कारण लोग इसकी डिमांड कम करने लगेंगे, तो घरेलू डिमांड भी कम हो गई, वैश्विक डिमांड भी कम हो गई। तो अतः उपयोग मांग तथा उपभोग मांग, उपयोग नहीं, निर्यात मांग के घट जाने से समस्त मांग वक्र नीचे की ओर खिसककर C+IG पर पहुंच जाएगा। निवेश तो क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशनरी स्थिति में ये भी बढ़ेगा, अब लागत बढ़ रही है इससे इनका प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन हाँ, इस प्रकार मांग आधिक्य और उससे सृजित स्फीतिकारी अंतर समाप्त हो जाएगा। किंतु यह ध्यान देने बात यह है कि इसे स्वयं संशोधन द्वारा मांग आधिक्य तथा स्फीतिकारी अंतर कीमत स्तर में वृद्धि द्वारा समाप्त हो जाता है। अब इन्होंने यहाँ बोला, ये बोला है इन्होंने या 9% अर्थशास्त्रियों ने बोला है कि कीमत स्तर में वृद्धि द्वारा यहाँ पर ये वापस स्वयं ही मतलब ऑटोमेटिकली जो स्फीतिकारी अंतर अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ रही है मार्केट में, तो वो इन्फ्लेशन खुद ब खुद या ऑटोमेटिकली वापस मार्केट को इक्विलिब्रियम पे ले आएगा, क्योंकि इससे लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, वस्तुएं महंगी हुई तो लोग धीरे धीरे लोगों की आय, वास्तविक आय कम होगी, लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो प्रोडक्शन भी कम होगा, तो निवेश भी कम होगा, और
कीमतें बढ़ने के कारण एक्सपोर्ट डिमांड भी कम हो रही थी, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, हम वापस पूर्ण रोजगार के स्तर पर आ जाएंगे। ये ऐसा क्लासिकल्स का मानना था, वैसे ही नए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का भी मानना था। और ये वास्तविक शेष प्रभाव इन्होंने ये बताया कि अधिक प्रभावशाली होने को संदेहपूर्ण समझा जाता है। पर देखो इसको ये थोड़ा सा इसको मतलब ठीक नहीं माना जाता है, इस पे थोड़ा डाउट है। तो इसलिए जिसको स्वीकार्यता प्राप्त है वो यही है, कीन्स की अवधारणा को आज भी बहुत सारे देश, या अभी जो कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति छाई हुई है, तब भी हम यही देख रहे हैं कि जो इन सब का समाधान जो है वो कीनेसियन अर्थशास्त्रियों द्वारा जो बताया गया मार्ग है उसी के द्वारा संभव हो सकता है। सरकार को यहाँ आना ही पड़ेगा, आगे सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा मंदी की स्थिति से निकालने के लिए। जो कीन्स ने 1930 में और तीसरा की मंदी के समय 1936 में बुक लिखकर जो हमें समाधान बताया, उसी को हमें फॉलो यहाँ पर करना पड़ेगा। और नो डाउट कर रही है सारी सरकारें, आप देखोगे वो सब कर रही है। अब यहाँ इस मंदी से निकालने के लिए सभी सरकारों को अपना सरकारी व्यय बढ़ाना होगा ताकि जनता की मांग बढ़ सके। आज आप देख रहे होगे बैंकों से फ़ोन आ रहे होंगे कि क्रेडिट कार्ड ले लो, आपको फ्री में दिया जा रहा है। वो इसी का एक उदाहरण है। क्यों दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड? पहले जब आप 10 मतलब लाइन में लग के फॉर्म भरो, 10 फॉर्म भरो, ये भरो, उसके बाद भी सिफारिश लगाओ तब आपको मिलेगा। कोई आपको उधार देने के लिए आपको एक गारंटर चाहिए होता है। अब सरकार आपको ऐसे ही उधार दे रही है। क्यों? क्योंकि सरकार को मांग बढ़ानी है, आपकी डिमांड बढ़ानी। जब तक डिमांड नहीं होगी मार्केट में तब तक निवेश नहीं हो सकता, उत्पादन नहीं हो सकता, लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। तो डिमांड अर्थव्यवस्था की जड़ है, इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस मंदी रूपी गड्ढे से बाहर आ पाएंगे। तो सरकार अब आने वाले हो सकता है बजट में जो हमारी टैक्स स्लैब्स है उसको भी कम करें ताकि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा बचे, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ सके और हम इस मंदी से उबर सके। तो ये एक प्रैक्टिकल उदाहरण हम अभी भी देख रहे हैं जो हमें कीनेसियन अर्थशास्त्रियों ने बताया था। तो आप पढ़ते रहिए, इसको आपकी आसपास की चीज़ों से रिलेट करते रहिए तो आपको अर्थशास्त्र बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोग तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए, खुद भी थोड़ा इधर उधर कुछ देख के यदि कुछ आपको कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछिए, व्हाट्सअप करिए और मैसेज करिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस दौरान। तो और खुश रहिए। ठीक है, धन्यवाद आपको सभी का ये सुनने के लिए।